ये तो था बाजार का हाल, लेकिन फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर। आज हम बात करने वाले हैं HSIL लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन के प्रेसिडेंट और CEO राजेश खोसला, जिनसे बात होगी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन को बेचने के कारणों पर। कंपनी ने ये फैसला लिया है, क्या वजह रही और आगे किस तरह की सिनर्जीज दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम लोग मार्केट एक्सपर्ट से भी राय लेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी, जैसा कि इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर करते हैं। तो HSIL जो है वो पैकेजिंग प्रोडक्ट सेगमेंट की एक बड़ी दिग्गज घरेलू कंपनी है। ये पैकेजिंग प्रोडक्ट्स तैयार करने के कारोबार में है। देश में इस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और भारत में 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स इनके साथ हैं। और हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट बने हुए हैं। खोसला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसी के साथ, जो आपने बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को बेचने का फैसला किया है, किस तरह के सिनर्जीज अब आप देखते हैं, क्या रैशनल रहा इस फैसले के पीछे? बेसिकली HSIL जो कंपनी है वो पैकेजिंग प्रोडक्ट डिवीजन की एक बड़ी फोकस्ड कंपनी है। उसका जो कोर बिजनेस है वो पैकेजिंग प्रोडक्ट का है, जिसके अंदर ग्लास उसका मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन सिंस ये जो BPD का हमारा प्रोडक्ट था वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग थी, जो हम माल बना के हम अपने बरलोका कंपनी को देते थे। तो ऑब्वियसली जब हम उनको देते हैं एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहेगी उसकी ग्रोथ स्टोरी को लेके। अब क्या है, इसके प्रोडक्ट, इसका बिजनेस है, उनको बेचने के बाद अब हमारी HSIL जो है बिल्कुल एक फोकस्ड कंपनी हो गई है ऑन दी पैकेजिंग प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हमारे को जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर दिखेंगी, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली, हम उसको लेके चलेंगे। और हमें आगे दिखता है कि ये बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ स्टोरी होने वाली है, एक बहुत अच्छी हमारे को ग्रोथ होने वाली है। और इंडिया के अंदर जिस ढंग से हमारी GDP बढ़ रही है और जिस ढंग से पैकेजिंग के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसको हम बहुत ही फोकस्ड वे में टैप कर पाएंगे। करेक्ट। तो खोसला साहब, ये जो फैसला फिर कंपनी ने किया है फोकस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने का, अब इसके बाद जाहिर तौर पर ये जो पैसा आएगा, जो इन्फ्यूजन होगा कैश का, 630 करोड़ का ये आंकड़ा हमारे सामने है, इसका इस्तेमाल फिर कैसे करेंगे आप? क्या आप डेट रिडक्शन करेंगे? हम देख रहे हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो भी करीब 800 करोड़ के आसपास तक है, सितंबर महीने तक के आंकड़े हमारे पास हैं। तो वो वहां पर आपका फोकस होगा, या फिर अब आप पैकेजिंग डिवीजन पर चूंकि फोकस कर रहे हैं ज्यादा, तो यहां पर कैपेक्स बढ़ाने पर कंपनी ने फैसला लिया है? नहीं, सबसे पहले तो जो 630 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारा का सारा पैसा जो है हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट को खत्म करने में लगाएंगे। तो ये डेट जब कम हो जाएगा तो हमारी कंपनी बहुत ही एक लीन बन जाएगी। लीन बनने के साथ जो हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको हम बहुत ही एक फंडामेंटल तरीके से, एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसको चेस कर पाएंगे। सो ये पैसा जो है हमारे को लीन एंड मोर फोकस बनाने में काम होगा। ओके, आपकी कंपनी जो है खोसला साहब वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री में भारत की। अब हम देखना चाहते हैं, समझना ये चाहते थे कि आगे अब आने वाले समय में, जैसा आपने बताया कि आप डेट रिडक्शन करेंगे, लीन कंपनी होगी, फोकस कारोबार होगा, तो अब उसके लिए किस तरह के प्लान्स हैं आपके? हैं एक्सपेंशन प्लान्स के, अगर आप डिटेल्स बता सकें, कुछ कैपेक्स के प्लान्स हो वो बता सकें। ऑब्वियसली कि ग्लास के अंदर और बाकी पैकेजिंग के अंदर इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। इंडिया के अंदर जो अभी ग्लास का पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी बहुत कम है, इट इज ओनली 1.8 kg। जब हम बाकी देशों की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आने वाली है हमारे यहाँ पे। अभी रिसेंटली जो हमने एक बहुत बड़ा कैपेक्स लगाया हुआ है जो अंडर प्रोसेस है, वो है कि स्पेशलिटी ग्लास के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, जहां पे परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक का ग्लास कंटेनर्स वहां पे बनेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने में या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये बड़ा हाई रेवेन्यू और हाई ग्रोथ एरिया है, जहां पे हम
डोमेस्टिकली माल नहीं बेचेंगे, इवन एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करेंगे। यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा आएगा। सो इसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज और भी आने वाली हैं, एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू टैप ऑल दोस अपॉर्चुनिटीज। ओके, एक सवाल आपका, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से तीसरी तिमाही में FY22 के आपका जो है एक फर्नेस जो है वो बंद था, तो अब वो कब तक चालू हो जाएगा, फिर उसके जो प्रोडक्शन है वो नंबर्स में कब तक रिफ्लेक्ट होने लगेगा? चालू हो चुका है, एंड ये एक नॉर्मल है। हर 10 साल के बाद फर्नेस को रिपेयर किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है, ये एक नॉर्मल है। हर 10 साल के बाद हमारी फर्नेस जो है, नॉट हमारी, हर साल हर एरिया में या विश्व में जितनी भी फर्नेसेस हैं वो 10 साल के बाद, कोई 10, कोई 11, कोई 9, उसके बाद उसको रीबिल्ड किया जाता है। हमारी जो फर्नेस रीबिल्ड में थी वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, उसकी प्रोडक्शन पूरी आ रही है, और इस क्वार्टर के अंदर उसकी फुल प्रोडक्शन आई हुई है, और ये जो क्वार्टर चल रहा है इसके अंदर भी पूरी आएगी। बिल्कुल खोसला साहब, काफ़ी बेहतरीन इंडस्ट्री है आपकी और काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल भी है जैसा कि आप बता रहे हैं। इस समय चूंकि बजट का माहौल चल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज़ ये चाहती हैं कि सरकार किसी न किसी तरीके से मदद करे, जो ग्रोथ जिस दिख रही है हमारी इकोनॉमी की, उसमें उनकी इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन रहे। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना ये चाहूँगा कि अब जो बजट आने वाला है, आप किस तरह के एक्सपेक्टेशन रखते हैं गवर्नमेंट से? वित्त मंत्री जी क्या करें ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है उसको ये जो जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले? कोविड के बाद पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि वो सिर्फ हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड वी कैन प्रोसेस द फूड आल्सो। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इस पर्टिकुलर सेक्टर को गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कैपेक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, और उस कैपेक्स का हम उसको यूज भी कर सकते हैं। अब इस केस में हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारी जो कस्टम ड्यूटीज हैं, खासकर सोडा ऐश के ऊपर, कलेक्ट के ऊपर, वो रिड्यूस करके जीरो कर दें, क्योंकि आज की डेट में सोडा ऐश और कलेक्ट की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, और उसके कारण हमारी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ सकती है। सो अगर इसको वो कंट्रोल रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट कंट्रोल में आएगी, और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो बन सकते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया खोसला साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। जाहिर तौर पर कंपनी ने जो फैसला किया है अपना बिल्डिंग प्रोडक्ट बिजनेस अलग अलग करने का, उनका आइडिया ये है कि अब वो फोकस करेंगे पैकेजिंग बिजनेस पर। खास तौर पर जो फर्नेस बंद था वो फिर चालू हो गया है, 10 साल के बाद रिपेयर हर बार फर्नेस को किया जाता है, और आने वाले समय में इंडस्ट्री तो जिस तरह से बढ़ रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़ता रहेगा, तो एक्सपोर्ट की तरफ भी फोकस रहेगा। ये सब हमको बताते हुए HSIL के पैकेजिंग डिवीजन के प्रेसिडेंट और CEO राजेश खोसला साहब। चलिए, लेकिन अब स्टॉक में क्या करना चाहिए? हमारे साथ रवि सिंह जुड़े हुए हैं इस स्टॉक पर आइडिया देने के लिए। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ समय में, स्टॉक क्या उस तरह का परफॉर्मेंस दिखा पाएगा? आज हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 14% ऊपर, लेकिन लंबे नज़रिए में क्या व्यू बनता है आपका? चलिए, शायद रवि के साथ फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। इस बीच